नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। आज हम लोग फिर से डार्विन की एक थियरी या उसका जो प्रिंसिपल इसकी रेवोल्यूशनरी थियरी थी। 3 थियरी थी, उसमें से एक थियरी हमने कल कवर किया, एक आज कवर करेंगे। उसका नाम है, मतलब थियरी का नाम नहीं है, आज के टॉपिक का नाम है पजल ऑफ पीकॉक्स टेल। मोर की जो पूंछ होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, तो क्यों होती है ये एक पजल था साइंटिस्ट्स के लिए, बाद में क्लियर हो गया। उसको पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स किसी भी चीज़ को समझने के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन इसी चक्कर में हम लोग गलत समझ जाते हैं। हमारा माइंड का काम है चीज़ें मुश्किल हैं कि आसान, ये डिसाइड करना। चीज़ें ख़तरनाक हैं या नॉर्मल, कम ख़तरनाक, ये डिसाइड करना। और अगर किसी ख़तरनाक चीज़ को हमने नॉर्मल मान लिया तो गए। तो पुराने ज़माने में तो ये आसान था, कोई अपने से बड़ा जानवर है तो उसको हम ख़तरनाक मान करके अपने आप को बचा लेते थे, या कोई हमारे ऊपर अटैक भी कर रहा है छोटा जानवर, तब भी हम अपने आप को बचा लेते थे। लेकिन अब इतना सेफ़ लगता है जब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जाते हैं, लोग आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि ये स्कीम बड़ी अच्छी है, ये स्टॉक बड़ा अच्छा है, तो आपको लगता है सेफ़ है, चलो इन्वेस्ट कर लें। लेकिन इस किताब के ज़रिए हम लोग एनालॉजीज़ के फॉर्म में समझ रहे हैं, स्टोरीज़ के फॉर्म में समझ रहे हैं। एक तरफ स्पीसीज़ जो डार्विन ने पढ़ी है, कैसे स्पीसीज़ इवॉल्व हुई, और एक तरफ उसी के पैरेलल में हम लोग कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ जो सर्वाइव करती हैं और इवॉल्व हो रही हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट डार्विन की थियरीज़ में ना हो, मेरा भी नहीं था, इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरे पास किताब पढ़ी है डार्विन की, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले से पढ़ी हुई है। आज भी उसको देखता हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता। हम तो पढ़ना चाहते हैं रुपए पैसे के बारे में, कमाना चाहते हैं, लेकिन डार्विन हमको हेल्प करेगा वो स्टोरी बताने में, क्योंकि हम लोग स्टोरीज़ के फॉर्म में सीखते हैं। तो आज भी हम लोग केवल यही सीखेंगे, पीकॉक के बारे में, सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। 3 तरीके से नेचर में कोई भी क्वालिटी आगे जाती है। डार्विन प्रपोज्ड नॉट 1, 2 but 3 रेवोल्यूशनरी थियरीज़। पहला था नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा था सेक्सुअल सिलेक्शन, और तीसरा था कॉमन एंसेस्ट्री। तो उसमें से सेकंड वाला हम लोग आज पढ़ेंगे, द पजल ऑफ पीकॉक्स टेल। डार्विन्स सेकंड बोल्ड कंजंक्चर इन ओरिजिन वॉज सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन का बड़ा हिम्मती आइडिया था ओरिजिन बुक में, सेक्सुअल सिलेक्शन। The sight of feathers in the peacock's tail, whenever I gaze at it, makes me sick, डार्विन wrote. डार्विन कहते हैं, जब मैं किसी पीकॉक की पूंछ देखता हूँ तो उसको देख करके मुझे चक्कर आता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, बहुत दिक्कत होती है मुझे। I felt that the male ornament like the resplendent peacock's tail contradicted the theory of natural selection because it was a handicap to the peacock's survival. कहते हैं, मुझे लगता था कि ये इतना बड़ा, इतना खूबसूरत पीकॉक की पूंछ होती है, ये तो उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बचने के लिए ख़तरा है, क्योंकि कोई भी जानवर अटैक करने के लिए दूर से देख लेगा, पहचान जाएगा। अच्छा, वाई वुड अ पीकॉक इवॉल्व टू एंडेंजर इट्स चांसेस ऑफ अ लॉन्ग लाइफ। तो आखिर पीकॉक ऐसा क्यों अपने आप को इवॉल्व कर रहा है कि वो लॉन्ग लाइफ के लिए खतरा बने उसके लिए। डार्विन कंक्लूडेड that the currency of natural selection is not just survival but reproduction। और फिर वहाँ पर डार्विन को समझ में आया कि अगर आपको नेचुरल सिलेक्शन करना है, मतलब नेचर में आप चाहते हैं आपकी जीन्स नेक्स्ट स्पीसीज़ में, नेक्स्ट बच्चे में आ जाए, तो उसमें खाली सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। Any character trait that allows an animal to produce more offspring is a winner in the long run because those offspring in turn are able to produce more of themselves। तो डार्विन का सेकंड बोल्ड कंजंक्चर ये था कि अगर कोई क्वालिटी किसी जानवर की ऐसी है जो बच्चे पैदा करने में हेल्प करे,
तो लॉन्ग रन में वो उनको हेल्प करेगी और प्रोड्यूस करने में, वो आगे जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। हाँ, अ पीकॉक विथ शोवियर टेल विल अट्रैक्ट मोर पीहेंस टू सायर मोर ऑफस्प्रिंग ओवर लाइफ टाइम। जिस पीकॉक की ज़्यादा शोई, ज़्यादा खूबसूरत टेल होगी, वो ज़्यादा फीमेल पीकॉक्स को अट्रैक्ट करेगा ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके अपनी ज़िंदगी में। कॉन्सिक्वेंटली देयर वुड बी अ रेस फॉर इवन मोर एलेबोरेट टेल्स। और धीरे धीरे फिर एक रेस हो जाएगी जहाँ पर हर एक पीकॉक कोशिश करेगा कि मेरी पूंछ ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। इन ओरिजिन ही राइट्स, दिस फॉर्म ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स not on struggle for existence in relation to other organic beings or the external conditions, but on struggle between the individual of one sex, generally the males, for possession of the other sex। ये एक तरह से आज के ज़माने में कह रहे हैं ये सर्वाइवल की लड़ाई नहीं हो रही है। जब एक पीकॉक, एक मोर बहुत खूबसूरत पंख रखता है, पता है ना, लड़कियां नॉर्मली हम लोग खूबसूरत मानते हैं, लेकिन पीकॉक में लड़के खूबसूरत होते हैं। अच्छा। वो नाचते हैं तो लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रगल है अपने आप को सरवाइव करने का, नहीं, सेक्स करने के लिए। जनरली मेल्स अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं। मेल पीकॉक स्ट्रगल विथ ईच अदर थ्रू द ब्यूटी ऑफ देयर टेल्स। बेचारे जो मेल पीकॉक्स हैं उनकी एक दूसरे से लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब फिजिकल लड़ाई नहीं होती है, अपने टेल की खूबसूरती से। द स्ट्रगल इज़ नॉट फॉर एग्जिस्टेंस बट सेक्शुअल पार्टनर्स। यहाँ पर जो स्ट्रगल है, जो दिक्कत है, मुश्किल है, वो सेक्शुअल पार्टनर्स के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं। डार्विन ऑल्सो शॉक्ड his Victorian era readers by giving agency to the female, contending, I can see no good reason to doubt that female birds, by selecting during thousands of generations the most melodious or beautiful males according to their standard of beauty, might produce a marked effect। विक्टोरियन एरा मतलब क्वीन विक्टोरिया थी ना, वो उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है। अंग्रेज़ों का राज पूरी दुनिया पे हुआ है। उसके पहले किंग अकबर थे जिन्होंने इंडिया पर तो राज किया ही किया, सबसे बड़े जगह पे। 58 ईयर्स तक किया था उन्होंने शायद। किसने? अकबर ने, देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो विक्टोरियन एरा में माना जाता था औरतों को खूबसूरत बन के आदमियों को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि उनकी शादी हो सके, बच्चे पैदा कर सके। इसके खिलाफ डार्विन ने बोला जानवरों में, बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि औरतें खूबसूरत बनने की कोशिश करती हैं। मेल्स अट्रैक्ट करते हैं औरतों को ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें। ही वॉज क्लेमिंग दैट द ब्यूटी ऑफ पीकॉक्स टेल वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पीहेंस। वो ये बताना चाहते थे कि जो पीकॉक, जो जेंट्स पीकॉक्स होते हैं, मतलब जो मोर होते हैं जेंट्स, उनकी टेल का कंट्रोल लड़कियां करती हैं। देखिए, एक आदमी जब किसी लड़की को देखने जाता है तो लड़की बेचारी मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहन करके चाय बनाकर लाती है, एक तरह से नुमाइश करती है कि मुझे पसंद कर लो। तो ये तो माना जाता था और अभी तक इंसानों में तो यही होता है आज तक। यहाँ उल्टा हो रहा है। ये फीमेल डिसाइड करेगी मुझे कौन सा मेल चूज़ करूँगी। लाओ तुम अपनी सुंदर सुंदर पूंछ मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। बल्कि इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में ऐसा कल्चर था। सीता जी का क्या हुआ था, शादी कैसे हुआ था? स्वयंवर, जिसमें कि वो ढेर सारे मेल्स को बुलाएंगी, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, जो सबसे ताकतवर होगा उससे शादी करेंगी। अर्जुन की और उनकी वाइफ पांचाली, द्रौपदी की शादी भी ऐसी हुई थी। तो कह रहे हैं कि क्लेमिंग दैट ब्यूटी ऑफ पीकॉक्स टेल वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ पीहेंस। तो ज़्यादा कंट्रोल किसके पास था? लड़कियों के पास। इट वॉज द पीहेंस हु आर्बिट्रली डिसाइडेड द एस्थेटिक्स ऑफ द टेल। अब समझिए, मैं एक फ़ीमेल पीकॉक हूँ, मेरे सामने दो लोग आए, आप दोनों मेल पीकॉक हैं और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं। आपने अपनी पूंछ दिखाई बड़ी खूबसूरत सी फैला करके, आपने अपना फैला करके दिखाया, दोनों ने खूब डांस वांस किया जैसे पीकॉक्स डांस करते हैं। अब मैं डिसाइड करूँगा आप में से किसके साथ मुझे सेक्स करना है। जिसको मैंने सेक्स कर लिया वही सही है, उसी का बच्चा पैदा होगा।
आप कर लीजिए, जो नाचना है नाच लीजिए, लेकिन अगर मुझे आप नहीं पसंद आए तो मैं आपको, आपके बच्चे को नहीं पैदा करूँगी और फिर आपकी जीन्स आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए फीमेल डिसाइड करती है कि कौन सा जीन्स आगे जाएगा। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन इज़ नॉट लिमिटेड टू बर्ड्स ऑफ कोर्स, ये खाली बर्ड्स में नहीं होता ऑफ कोर्स। लाइक जनरेशंस ऑफ नेचुरलिस्ट्स बिफोर हिम, डार्विन ऑब्जर्व्ड मेल स्टैग, कॉक्स, बीटल्स एंड प्रेडेटरी स्पीसीज फाइट एग्रेसिवली फॉर ओवर फीमेल्स। डार्विन ने देखा कि जो हिरण होते हैं, मेल स्टैग्स या कॉक्स मतलब मुर्गे, बीटल्स जो हमने देखा था छोटे छोटे कीड़े, या जो प्रेडेटरी स्पीसीज़ भी होती हैं, शेर बाघ जैसे भी, ये भी खूब एग्रेसिवली फाइट करती हैं फीमेल्स को जीतने के लिए। अ हॉर्नलेस स्टैग और स्परलेस कॉक वुड हैव अ पुअर चांस ऑफ लीविंग न्यूमरस ऑफस्प्रिंग। अगर कोई बेचारा हिरण है जिसके सर पे सींग नहीं है, उसके बच्चे नहीं पैदा होंगे। कोई मुर्गा है, उसके सर पे बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फेदर बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वो नहीं है, तो उसके बेचारे का जीन्स आगे बढ़ेगा नहीं। ही राइटली पॉइंटेड आउट, तो सही से बताया था, ही कंपेयर्ड मेल appendages like a lion's mane or the hooked jaw of a salmon to a sword or spear। कितनी अच्छी तरीके से बताया कि जो शेर होता है, बब्बर शेर, उसका ये जो बाल होते हैं खूब बड़े बड़े, देखा है ये बाल, या एक सालमन उसका जॉ वो हुक्ड होता है। ये ठीक ऐसा है जैसे कि इंसानों के पास अपने खुद के तलवार। आज के डेट में औरतें किसके पास जाएंगी? अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां किससे शादी करेंगी? जिसके पास पैसे हैं। A stag with unwieldy horn may be easier fodder for lion, but would end up fathering many more offsprings than a stag with unimpressive horns। अब देखिए दोनों चीज़ें हैं, मुश्किल है। अगर कोई स्टैग है, कोई हिरण है जिसका हॉर्न मतलब उसकी सींग बहुत बड़ी है, उसको दौड़ने भागने में दिक्कत होगी, इसलिए उस शेर का शिकार आसानी से बन सकता है। लेकिन ऐसा ही स्टैग हिरण अट्रैक्ट करेगा लड़की को और बच्चे भी पैदा कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। आप अगर खूब पैसे कमाते हैं तो गवर्नमेंट की, चोर उचक्कों की आपके ऊपर नज़र रहेगी, आप जेल में जा सकते हैं, अटैक हो सकता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप अमीर हैं तभी लड़कियां भी अट्रैक्ट होंगी आपसे, तभी आपके बच्चे भी होंगे। Just as with natural selection, Darwin formulated his theory of sexual selection by examining well-established facts in a new light। कह रहे हैं कुछ नया नहीं किया, डार्विन ने कुछ भी नया खोज नहीं किया। जैसे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, ऐसे ही डार्विन ने जो कुछ पहले से फैक्ट्स थे, जानकारी थी, उसी को नए तरीके से देखा और दुनिया को दिखाया। तो ये था डार्विन का सेकंड थियरी कि दुनिया में कैसे क्वालिटीज़, ट्रेट्स आगे जाती हैं। पीकॉक पजल के रूप में सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। इवन ये स्टीव जॉब्स भी कहता है, स्टीव जॉब्स कहता है जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना है, मैंने क्या किया, लोगों को गाने पसंद थे और एक टेक्नोलॉजी थी, दोनों को मैंने मिला करके एक आईपॉड बनाया। तो हम लोग कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना मतलब, जैसे मैं फ़ोन में रहता हूँ और अगर मैं फ़ोन में रहूँगा तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा कि कैसे मुझे कुछ करना है। अब अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अवेयर हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम्स दिखेंगी और कोई अच्छी चीज़ है तो उस चीज़ को मिला करके मैं कुछ इनोवेट कर पाऊँगा। यही है। इवन इसी ने किया, इसने ढेर सारी क्या कहते हैं, डार्विन को पढ़ा, ढेर सारी चीज़ों को पढ़ा और फिर उससे अपने इन्वेस्टिंग में हेल्प लेकर के फिर लिखा। सही बात है, कमाल कर रहा है। इसने भी इन्वेंशन नहीं करी बट ही हैज इनोवेटेड। जो भी चीज़ें दुनिया में हैं उसी को नए तरीके से देखा और प्रेजेंट किया। हाँ, तो ये डार्विन ने किया जो 5 साल के लिए घूमने गया था। अब अगर हम लोग होते, मैं ही होता, अगर मैं इलाहाबाद गया था, एक 10-15 दिन रहा, मैं जब खाली था तब मैं फ़ोन देख रहा था, तो मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाया, क्या पता कुछ नया मिलता। तो कल पढ़ेंगे VR1 और उसके बाद फिर हमारी शुरुआत होगी बिजनेस के ज्ञान में। उसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टिंग हैज़ हिस्टोरिकल डिसिप्लिन। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, हिस्टोरिकल डिसिप्लिन चाहिए। और फिर आएगा असेसिंग द स्ट्रैटेजीज़ ऑफ बिजनेस, किसी कंपनी के बिजनेस के स्ट्रैटेजीज़ को एसेस करना।
गॉजिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस का कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखने के लिए कि कैसे आप गॉज करें, कैसे गेस करें। असाइनिंग वैल्यू टू बिजनेस, बिजनेस को वैल्यू कैसे असाइन करें। और फिर अरे बचा है व्हाट इज़ नेसेसरी नीड नॉट बी सफिशिएंट। बस ये लास्ट टॉपिक होगा, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, VR 1 पढ़ेंगे कल।